Hello, guys, it's Karan here with all of you once again. And today I have chosen a very short but very vital topic to deal with all of you, and that is Article 14 of our Indian Constitution. Why I have chosen this topic? The reason is there are two terms in Article 14 of our Constitution, and the two term is first one is equality before law and second one is equal protection of law. These two terms seems very much confusionary in itself, but they have different meaning. Yeah, of course, they must be. That's why it has been added in our Indian Constitution. But to understand Article 14, we have to understand one more concept, that is rule of law. सो क्वेश्चन ये है कि ये रूल ऑफ लॉ क्या है. रूल ऑफ लॉ एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है जिसे A.V. डाइसी ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट हुआ करते थे. उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को बताती है. देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. To understand supremacy of law, we will understand first of all some basic elements of rule of law. Rule of law, जो ये वर्ड है अपने आप में क्या शो कर रहा है? Rule of law, that is कोई लॉ होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न करने के लिए. There must be some comprehensive rules which can help any state to run its country. Are you getting me? State means nation. Here my connotation as far as state is concerned is nation, कोई देश. So रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करने के लिए तीन बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, सेकेंड वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड थर्ड वन इज जो फंडामेंटल राइट है या फिर राइट ऑफ इंडिविजुअल है उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राइव होना. दैट इज पहले पॉइंट को यदि कंसिडर करते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट वाज आर्बिट्री, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर. What does it reflect? The term arbitrary. Arbitrary का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई जो किसी भी बंधन में ना हो. One which is not defined. One doesn't possess any border or boundary. That is known as arbitrary. So here the term is absence of arbitrary power. Let's take an example to understand this particular point. घर में जो छोटे बच्चे होते हैं they are very naughty. Now suppose उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर से अपनी कंट्रोल हटा दी. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करते हैं. जब उनके पेरेंट्स ने उस बच्चे के ऊपर से अपनी जो पकड़ थी उसको हटा दिया, इट मीन्स वो अब बच्चा क्या करेगा? ही विल मूव हियर एंड देयर बिकॉज दे आर वेरी मच एनर्जेटिक. सो इधर उधर वो मूव करता रहेगा. कभी वो किसी टेलीविज़न को तोड़ सकता है, फ्रिज को नुकसान पहुंचा सकता है, घर के सामान को नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो उसको कंट्रोल कर सकता था कोई नहीं है. उसके फंक्शंस को, जो बच्चा भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी पावर नहीं है. ही इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड दैट्स वाई ही इज़ डूइंग व्हाट ही वांट्स. सो आर्बिट्ररी का मतलब यही होता है कि कोई बंधन ना हो, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो. तो रूल ऑफ लॉ में पहला कहता है कि एब्सेंस ऑफ
arbitrary power, which means गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई भी पावर गवर्नमेंट को नहीं देता है जिसके थ्रू वो कोई भी आर्बिट्ररी लॉज बना दे। फॉर एग्जाम्पल, लॉ बना दिया गया कि आप रोड पे चल रहे हो तो आपको 6 सालों की जेल हो जाएगी। व्हाट इज दिस? 6 years इम्प्रिजनमेंट। ये कोई लॉ थोड़ी हुआ। ये तो ये दर्शाता है ना कि स्टेट के पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, नेशन के पास और पार्लियामेंट के पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कुछ भी बना रहा है, आर्बिट्ररी लॉज बना रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ में ये कहता है इसका एब्सेंस होना चाहिए। मतलब स्टेट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होनी चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस का लैक होना चाहिए, कमी होनी चाहिए। दैट इज वहां पे रूल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रूल का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू वो कंट्री रन करे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सपोज दैट एक लॉ बना दी गई है, उसके आगे सारे ह्यूमंस या जो भी स्पीसीज हैं, लिविंग बीइंग, जो भी ट्रीट करना चाहता है वो नेशन, जिसको भी वो पर्सन के रूप में देखता है, ऑल आर इक्वल। मतलब लॉ से ऊपर कोई नहीं, एक पर्टिकुलर लॉ बना दिया गया है। फॉर दैट पर्टिकुलर लॉ जितने भी सिटीजन है उस कंट्री के या उस एरिया के, दे ऑल विल बी ट्रीटेड अंडर दिस लॉ और अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। एग्जाम्पल, 2 लोगों ने मर्डर करा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक को डेथ पेनाल्टी दे दी जाए और दूसरे को सपोज दैट कोई हर्जाना लगा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो गया ना। कंप्लीटली इक्वलिटी रही कहाँ? 2 लोगों ने सेम क्राइम किया, आपने इक्वल ट्रीट ही नहीं किया, दोनों को अलग अलग सजा दे दी। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगी ना। तो यही कहता है रूल ऑफ लॉ का जो सेकंड एलिमेंट है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, सबको एक तरीके से ट्रीट करनी चाहिए। जैसे रेलवे के जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है यू विल फाइंड अप टू 5,000 रुपीज़। इट मीन्स अगर मुझे 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी हुई तो किसी और ने यदि वही सेम क्राइम किया है या फिर वही गलती करी है तो उसे भी 5,000 ही होगी, बिकॉज इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लॉ के आगे सब बराबर है। इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज़ में कि एक लेडीज जस्टिस होती हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और तराजू वगैरह होता है, तो आंखों पे जो पट्टी बंधी होती है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज इज दैट न्याय करते वक्त आपको ये नहीं देखना है कि सामने गरीब खड़ा है या अमीर खड़ा है। यू हैव टू डू ओनली जस्टिस। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट people on basis of their richness or any kind of other thing। सबको बराबर आपको देखना है, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। और यही पहला जो यू कैन से जो पॉइंट है, ये आर्टिकल 14 में भी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आई विल डील मोर अबाउट इट और आई विल टॉक मोर अबाउट इट। एंड थर्ड वन इज दैट जो राइट ऑफ इंडिविजुअल है, उससे जो है ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव किया गया है। इट मीन्स ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स नहीं है, इज नॉट द सोर्स फॉर राइट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ब्रिटिशर्स, बट एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न्ड, हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट हो गया, किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया, द मेन सोर्स ऑफ दिस राइट्स इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो 3 एलिमेंट्स थे जो रूल ऑफ लॉ में थे, दैट इज पहला जो था
वो ये कहता था कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर होनी चाहिए, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, और तीसरा जो भी मैंने समझाया। इट मीन्स आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को देखोगे तो आप ये समझोगे कि लॉ ही सुप्रीम है, लॉ ही सब कुछ है। विदाउट लॉ एक कंट्री गवर्न नहीं हो सकती। आप किसी को कोई पेनल्टी दे भी रहे हो या कोई सज़ा दे रहे हो तो वहाँ पे लॉ होनी चाहिए, और और उस लॉ के आगे सबको इक्वल ट्रीट करनी चाहिए आपको। सो इट मीन्स लॉ इज सुप्रीम। सो रूल ऑफ लॉ व्हाट इज दिस? इज नथिंग बट इट्स अ कॉन्सेप्ट विच शोज दैट लॉ इज above ऑल। और एक और कॉन्सेप्ट है कि लॉ इज किंग ऑफ ऑल किंग्स। दैट मीन्स जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, वो भी लॉ से परा नहीं है। ही इज नॉट अबव द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस about Article 14. Article 14 of Indian Constitution says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law within the territory of India. There are two terms that has come here, equality before law and equal protection of law, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। So इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोई एक लॉ है तो उस लॉ के आगे सबको इक्वल ट्रीट करनी चाहिए। जैसे किसी डीएम ने सपोज कोई एक नियम का या फिर किसी भी तरीके से कुछ चीज़ों का उल्लंघन किया है और उसके लिए उसे सज़ा 1 साल की है, और एक कोई आम सिटीज़न सेम क्राइम करता है या सेम नियम का उल्लंघन करता है, तो ही मस्ट बी गिवन द सेम पेनाल्टी। ऐसा नहीं हो सकता कि डीएम जो है उसे 1 ईयर से रिड्यूस करके उसकी जो सजा है 6 मंथ कर जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। सो इक्वालिटी ऑफ लॉ तो होगा ही नहीं, फिर इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं किया ना आपने। सो यही कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट करो आप। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, आप ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करते हो। सपोज आप जा रहे हो और सपोज कोई एक बिजनेसमैन जा रहा है, उसने ट्रैफिक को रूल को ब्रेक किया। अगर यदि फाइन 500 रुपीज़ है तो आप दोनों ने ब्रेक किया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बिजनेसमैन या बड़ा है तो उसको जो है पैसे कम देने होंगे। नो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बराबर हो आप लॉ के आगे यार। आप जा ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप 2 लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर दो सेम क्राइम के लिए। नो, सो दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। सो नाउ वी विल लुक दैट हाउ इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। बट उससे पहले हम समझते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी आस्क। सपोज देयर इज़ अ मैन whose age is around 30 years and there is a child whose age is around 10 or 12 years. दोनों ने मर्डर करा है। सपोज डेट 30 ईयर्स का है, उसने मर्डर करा है, और ये जो 10 या 12 ईयर्स का बच्चा था उसके घर में बंदूक रखी हुई थी। उसने वो गन उठा लिया और सामने जो भी है उसने ट्रिगर को दबा दिया। सामने जो भी था ही डाइड ऑन द स्पॉट। सो हियर क्वेश्चन ये आता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम तो सेम है, दोनों में डेथ हुई है, दोनों केसेस में, तो क्या उस बच्चे को भी फांसी दे देनी चाहिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत? क्या दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं ना। रीजन इज दैट वो बच्चा है, ही डजंट नो दैट कि जो गन उसने पकड़ा है उसने तो उसे खिलौना समझा है। ही एज्यूम्स दैट इट्स अ टॉय फॉर हिम, बिकॉज वो अभी एबल नहीं है, वो मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं है कि समझ सके
कि किसी की लाइफ की वैल्यू क्या होती है और उसने जो हाथ में पकड़ा है व्हाट इज दैट। बट जो 30 ईयर्स का है ही नोज, उसे पता अच्छी तरीके से, पता होते हुए भी उसने क्राइम करा। सो हियर स्टेट या नेशन को या जुडिशियरी को या कॉन्स्टिट्यूशन को ही हैज टू और इट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली। उसे देखना होगा इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हुए कि नहीं, इस बच्चे को जो है डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, बिकॉज ही इज अनअवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो गन था। बट वो इंसान जो 30 ईयर्स का है, ही इज एडल्ट और यू कैन से ही हैज क्रॉस्ड 18। सो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डिस्क्रिमिनेशन की प्रावधान को, स्कोप को एक रास्ता देता है कि आप पहले ये देखो कि आप जिसे जो सजा देने जा रहे हो क्या वो दोनों इक्वल हैं। यदि इक्वल है तो इक्वल सजा दो, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये भी है कि इक्वल हो या अनइक्वल हो उसको मतलब नहीं है। इक्वल है तो सजा दे रहे हो तब भी इक्वलिटी बिफोर लॉ है, अनइक्वल है तब भी सेम सजा दे रहे हो। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इस बच्चे को और उस आदमी को दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। और अगर यदि दोनों सेम है तब भी उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि लॉ के आगे दोनों बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है नो, यू हैव टू चेक द स्टेटस, यू हैव टू डिफरेंशिएट। आपको डिफरेंशिएट करनी होगी। जब आप डिफरेंशिएट करोगे इंटेलिजेंस का यूज करते हुए कि यू विल फाइंड दैट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को सजा एक तरीके से नहीं दी जा सकती। दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बहुत रिच पर्सन है, बिजनेसमैन है, और एक पुअर पीपल है या पुअर आदमी है जिसकी सैलरी अराउंड 10 to 20,000 है, बट जो रिच पर्सन है उसकी सैलरी 10 to 20 करोड़ है। दोनों ने सेम क्राइम करा और ऐसे क्राइम करे हैं जिसमें पेनाल्टी जो है लगना तय है। सपोज सेम क्राइम करा है दोनों ने, नाउ जज दोनों को 5 लाख रुपीस की पेनाल्टी लगा देता है, तो आप क्या समझते हो, ये जस्टिस हुआ उस पुअर इंसान के साथ जिसकी सैलरी 10,000 है? क्या वो 5 लाख रुपीस दे पाएगा? ही हैज़ टू सेल हिज होम और हाउस, उसे बेचना होगा। बट जो 5 लाख रुपीस है वो उस रिच पर्सन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी ही इज अर्निंग इन करोड्स। सो यहाँ जस्टिस जो है प्रिवेल नहीं कर रही है, जस्टिस नहीं हुआ। बट इक्वलिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग दोनों को 5 लाख की पेनल्टी लगनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ की तरफ के तहत। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग फाइन लगना चाहिए। जैसे 20 करोड़ जो कमा रहा है उसको 5 लाख रुपीस की फाइन है क्योंकि उसकी कैपेसिटी में है, तो 20,000 जो कमा रहा है, जो पुअर पीपल है, उसको 500 की फाइन लगनी चाहिए। तो ये जो जस्टिस को मीट कर रहा है या जस्टिस हो रहा है। सो यहां से देख रहे हो आप कि डिस्क्रिमिनेट आपको करना होगा, आपको सिचुएशन देखनी होगी, समझनी होगी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीज़ों का प्रावधान है, और यू कैन से बोथ द टर्म्स हैज बीन मेंशन्ड। वो इसीलिए है क्योंकि इंडिया में जो है डाइवर्सिटी बहुत है, वेदर इन टर्म्स ऑफ यू कैन से richness, you can say in terms of culture, in terms of education, everything, diversity बहुत है। So ऐसे कंडीशन में सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो फिर ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी इंडिया जैसे कंट्री में। तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज डिस्क्रिमिनेट करो। पहले आप पहले देखो कि सेम क्राइम तो है, इट्स ओके, बट आप देखो कि पेनल्टी भी सेम तरीके से लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। जब अब ये जो काम है जुडिशरी का काम है, और जब वो उन्हें लगेगा नो ऐसा नहीं होनी चाहिए,
तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट कि इंडिया में एक कानून बनाई गई जिसमें चोरी के लिए आप कहीं भी करते हो तो सपोज 50,000 रुपीज़ और 50 डंडे आपको लगने वाले हैं। अब एक इंसान है जो 30 इयर्स का है और एक महिला है, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है, जो दोनों की एज अराउंड 30 इयर्स है। दोनों ने सेम क्राइम करा है। आपको क्या लगता है? 50,000 तो इट्स ओके, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, दे सकते हो दोनों, उन दोनों ने दे दिया। बट ये तो 50 डंडे लगने वाले हैं। डू यू थिंक दैट दिस इज जस्टिस टू दैट पर्टिकुलर वुमेन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि 50 डंडे में तो उसकी कमर टूट जाएगी यार। ये तो इंसान है, मतलब मेल है, ये तो सह जाएगा। बट वो जो लेडी है वो जस्टिस नहीं हुआ ना, क्योंकि वो फिजिकली वीक है। मेंटली स्ट्रांग हो सकती है बट सी इज फिजिकली वीक। सो ऐसे केस में इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो यही कहेगा दोनों को मारो 50 डंडे। तो यहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सामने आता है। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सो यहां पे आप देख रहे हो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है एक कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि आप दो लोगों में भेदभाव कर सकते हो, आप जो पेनल्टी देते हुए, सजा सुनाते हुए, इसकी एक स्कोप को वाइडन करता है। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ ऐसा कुछ भी बात नहीं करता। वो बिना देखे हुए उस सबको कहता है इक्वल ट्रीट कर दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो दोनों कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो आप ऐसा देख सकते हो, समझ सकते हो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, बट एज फार एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, इट्स अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट that has been taken or incorporated in Indian Constitution from America or USA. But equality before law is taken from British. वो ब्रिटिश से लिया गया और इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है, दोनों का कॉम्बिनेशन में। सो आप सोच सकते हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कितनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को अडेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ यहाँ पे। एंड द क्वेश्चन इज़ दैट अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था बहुत जगह पूरे इंडिया में कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, आप हेलमेट नहीं लगाते हो, तो फिर आपको फ़ाइन अप टू 20,000 30,000 तक लग जाती थी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में, खासकर बिहार में, जिन्होंने सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करी होती है और जिसकी कॉस्ट अराउंड 15,000 होती है और उनको पेनल्टी 20,000 की लग गई। तो सपोज़ एक वैसा इंसान जा रहा है जिसने सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ कर रहा है और एक वैसा जो बहुत रिच है, उसके पास R15 जैसे बाइक है, जो 1 लाख के आसपास आती है। दोनों को 20,000 रुपीज़ पेनल्टी दी गई। तो यहाँ पे क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ को ध्यान रखा गया सिर्फ? क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को ध्यान नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि जिसने 20,000 रुपीज़ पे करना है, जो रिच है वो तो कर देगा, बट जिससे जो पुअर है ही कैन नॉट पे, उसकी बाइक की कीमत ही 15,000 है। सो माई क्वेश्चन इज दैट डोंट यू थिंक दैट हियर देर इज लैक ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? Answer me in the comment box. That's all. Thank you. Bye bye.